रात को करीब 9 साढ़े 9 बजे का वक्त रहा होगा जब एक घर के अंदर पार्टी चल रही होती है। उसमें तमाम तरह के उनके रिश्तेदार, गांव से आने वाले उनके साथी, प्रेमी सभी वहां पर उस पार्टी में भाग ले रहे होते हैं। पार्टी में बहुत ही अच्छे अच्छे खाने होते हैं, पार्टी में डीजे भी बज रहा होता है। दोस्तों अचानक ही उस डीजे की आवाज़ को और तेज कर दिया जाता है। लोग बाग वहां पर आराम से नाच रहे होते हैं, लेकिन इस डीजे की आवाज़ के पीछे जो घर में षड्यंत्र रचा जा रहा था उसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। दोस्तों यहां पर पिता खुद अपनी बेटी को अपने हाथों से मौत के घाट उतारता है। उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है और टुकड़े करके जलते हुए तंदूर में उन्हें प्रवाहित कर देता है। इस सब में उसका साथ उसकी पत्नी भी देती है और जो उसके 4 दोस्त होते हैं वो भी इसमें उसका साथ देते हैं। उसके बाद उस राख को नज़दीकी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक गलती की वजह से ये लोग फंस जाते हैं, नहीं तो इन्होंने अपनी प्लानिंग को अंजाम दे दिया था। ये शायद नहीं फंसवाते अगर ये ऐसी गलती नहीं करते। कौन सी ऐसी इन्होंने गलती की थी, क्यों पिता ने अपनी बेटी के साथ में ऐसा कदम उठाया था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार में एक जिला पड़ता है मुजफ्फरपुर और इसी का एक मुसेरी थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है टुमकी गांव। ये टुमकी गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर मिथुन कुमार नाम का एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 24 साल होती है, जो पार्षद का बेटा होता है, वो पड़ोस की ही रहने वाली एक लड़की से प्यार किया करता जिसका नाम चित्रा पंडित होता है। और जो नरेश पंडित की बेटी होती है वो भी पार्षद की बेटी होती है। दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर बहुत बार मिला करते, लेकिन जब 25 अप्रैल आता है तो 25 अप्रैल से लगातार मिथुन यहां पर चित्रा के फोन पर फोन मिलाने की कोशिश करता, लेकिन उसका फोन मिलता ही नहीं। अब मिथुन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मिथुन कुमार लगातार अपनी प्रेमिका की तलाश करता रहता है। तलाश करते करते 30 अप्रैल आ जाता है। 30 अप्रैल तक भी उसका कहीं कोई अता पता नहीं लग पाता। 30 अप्रैल को ही गांव का एक चौकीदार होता है जिसका नाम अनिल कुमार होता है, उससे वो जांचने परखने की बातचीत करता है। तो अनिल कुमार कहता है कि यार इनके घर में एक प्रोग्राम तो था, कोई ऐसी इनकी वजह भी नहीं थी, फिर भी यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था, काफ़ी लोगों को दावत दी गई थी, पता नहीं हुआ क्या है। फिर अनिल कुमार को शक होने लगता है और फिर वो मुसेरी थाने के जो हवालदार होते हैं उनके पास फ़ोन करता है और उनसे कहता है कि मुझे शक है यहाँ पर जो नरेश पंडित है उसने अपनी बेटी चित्रा पंडित को मार दिया है। दोस्तों अब यहाँ पर मुसेरी थाने की पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है और सीधे नरेश पंडित के घर का रुख करती है और नरेश पंडित से पूछताछ करने लगती है। लेकिन नरेश पंडित यहाँ पर तरह तरह की बातें करने लगता है कि हमारी बेटी तो दूसरे गांव में है, वो तो हमारे रिश्तेदारों के पास है। तो यहाँ पर पुलिस वाले उससे पूछने लगते हैं कि किस गांव में है, हमारी वीडियो कॉल पर बात कराइए, हमें यहाँ पर पता लगा है कि तुमने अपनी बेटी को मार दिया है। दोस्तों जब यहाँ पर नरेश कुमार ऐसी बात सुनता है तो नरेश कुमार यहाँ पर घबराने लगता है। उसकी पत्नी से भी पूछा जाता है तो पत्नी भी तरह तरह की बातें करने लगती है। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर नरेश की घबराहट को देखती है तो एकदम से चौंक जाती है और नरेश के ऊपर दबाव बनाने लगती है। उससे कहने लगती है कि तुम सच सच बताओ, तुमने अपनी बेटी को क्यों मार दिया, और मार दिया तो वो है कहां पर। दोस्तों यहां पर नरेश कुमार टूट जाता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। यहां पर नरेश कुमार बताता है कि मेरी बेटी चित्रा पंडित जिसकी उम्र 18 साल है, वो पड़ोस के ही रहने वाले एक लड़के जिसका नाम मिथुन कुमार है, जो पार्षद का ही बेटा, मैं भी पार्षद हूं, हम दोनों के बेटा बेटी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन दोनों की जाति अलग होती है। मैं अपनी बेटी को बहुत बार समझाता हूं, इधर जो दूसरा पार्षद है वो भी अपने बेटे को समझाने का यत्न करता है, लेकिन ये दोनों मानने का नाम भी नहीं लेते। उसके बाद यहां पर ये दोनों के दोनों 10 मार्च को
इस घर से फरार हो जाते हैं और दोनों के दोनों ही यहाँ से भाग जाते हैं। अब हम दोनों को लगता है कि बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। आपको भी पता है, आपके जरिए ही यहाँ पर हमारी लड़की को आप हमारे घर छोड़ कर आए थे। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन जो लड़की होती है वो मानने का नाम ही नहीं लेती। हर दिन उस लड़के से बातचीत किया करती। माता पिता को बहुत बुरा लगने लगता है। अब यहाँ पर नरेश पंडित कहने लगते हैं कि मेरी जो पत्नी है, मैंने उससे भी बात की, मेरे 4 दोस्त भी इस सब में मेरे साथ हैं। और फिर 24 अप्रैल की रात को हमने घर में पार्टी रखी और एक बड़ा सा तंदूर भी मंगाया। वहाँ पर तंदूर में चिकन के लिए हमने ये सब मंगवाया था, लेकिन चिकन यहाँ पर उसमें ना बनाकर उसे ऊपर की मंजिल में रख दिया जाता है। और जब मैं अपनी बेटी के कमरे में जाकर देखता हूँ तो बेटी यहाँ पर फिर से फ़ोन पर बात कर रही होती है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में उसका फ़ोन छीन लेता हूँ। उसके बाद उसके साथ मार पिटाई करने लगता हूँ और जो डीजे होता है उसकी आवाज़ को तेज़ कर दिया जाता है। बेटी चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। तभी मेरी पत्नी वहाँ पर आ जाती है, मेरे 4 दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। फिर मैं इसके गले को दबा कर रखता हूँ, तब तक दबा कर रखता हूँ जब तक इसके प्राण नहीं निकल जाते। इसको वहीं पर मार दिया जाता है। फिर हमारी प्लानिंग ये होती है कि अब किसी को कानो कान खबर ना लगे। जो तंदूर है उसकी अग्नि को और तेज कर दिया जाता है। इसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। पहले हाथ को काटा जाता है, हाथ को काट कर उसे तंदूर में डाल दिया जाता है। जब उसकी राख बन जाती है तो दूसरा पार्ट काट दिया जाता है। इसी तरह से पूरी रात भर हम ये काम करने लगते हैं और जैसे ही सुबह होती है इस राख को उठाकर हम नज़दीकी नदी में फेंक कर आ जाते हैं। दोस्तों, पुलिस उस लोकेशन पर भी जाती है जहाँ पर ये नदी में फेंक कर आए थे, लेकिन राख तो पानी में मिल चुकी थी। वो वहाँ उन्हें कैसे मिल पाती। लेकिन यहाँ पर जब पत्नी से पूछा जाता है, पत्नी यहाँ पर तरह तरह की पहले ही बातें कर रही थी कि बेटी ने अपने आप ही पहले अपने आप को ख़त्म कर लिया था, लेकिन हकीकत तो यही था जो नरेश पंडित ने बताया था कि उसने खुद अपनी बेटी को मारा, उसके बाद उसके टुकड़े किए और जलते हुए तंदूर में उन टुकड़ों को भून डाला। दोस्तों, उसके बाद तुरंत ही इन सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, गांव के लोगों के पास जब ये खबर पहुंचती है तो गांव में दहशत का माहौल होता है। गांव के लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक पिता ने ऐसा कदम क्यों उठाया। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या पिता ने जो कदम उठाया था वो उचित था या अनुचित था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, कानून को किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होती। यहाँ पर पिता ने भी गलत कदम उठाए। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,